प्रियंका साफ दिखाई दे रहा है बोर्ड और मेरी आवाज सुन पा रहे? हम्म। तो कल हमने वैसे तो रिवीजन तो दोनों का ही किया था, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का, कि राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। और स्थायी कार्यपालिका में आज हम बात कर लेते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से है, मतलब ये काम कैसे करती है। तो स्थायी कार्यपालिका में एक तो हो जाते हैं पूरे देश के अंदर, जो पूरे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, या कहिए कि किसी किसी स्टेट में उसको डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के नाम से भी बोला जाता है। और दूसरा सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मतलब एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होगा, जो उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को, अगर हिंदी में कहें तो जिला अधिकारी है, पूरे डिस्ट्रिक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे पावरफुल एक सरकारी ऑफिसर है, जिसको कि आप डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम से जानते हैं। अब वो है कि उसका सर्विस में आने का तरीका क्या है, सिलेक्शन कैसे होता है, वो दिया है आपको। मैं पहले ही बता चुका, ऑल इंडिया सर्विसेज के थ्रू आता है। आईएएस के जो यूपीएससी के थ्रू मैंने बताया था ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं। और वो एग्जाम्स साल में मेरे ख्याल से एक बार ही होते हैं, और काफी कंपटीशंस होता है उन एग्जाम में। और प्रिलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन, उसके बाद में पैनल इंटरव्यू, और फिर उसके बाद में मेरिट लिस्ट। तो वो ऑल इंडिया सर्विसेज दो तरह की होती है। एक तो मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, फिर उसी के लेवल का लेकिन उसके अंडर में ही काम करने वाला एक होता है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज। जैसे पुलिस का डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सबसे बड़ा अफसर होता है, जिसको कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते हैं, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक एसपी होगा, और डिस्ट्रिक्ट अगर बड़ा है तो एसएसपी होगा, सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगर डिस्ट्रिक्ट नॉर्मल है तो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये दो आपको आपको ये पता लग गया। ऑल इंडिया सर्विसेज में जो डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और एक इंडियन पुलिस सर्विसेज, ये दो तरह की सर्विसेज होती है। ये कंफर्म हो गया। अब दूसरा है, ये तो हो गया भारत देश के अंदर ही। अब सभी देशों से हमको फॉरेन रिलेशंस भी बना के रखने, पूरे जितने भी वर्ल्ड के कंट्री हैं, अगर सबसे भी नहीं तो आप अपने जो भी बॉर्डरिंग नेशन हैं, आस पड़ोस के देश हैं, या जो पावरफुल कंट्री हैं जिनसे आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड से के रिलेशन रखना चाहते हो, या आपको लगता है कि ये देश हमारा जब अगर किसी दूसरे देश से युद्ध जैसी स्थिति आएगी तो ये हमारी मदद कर सकता है। तो एक तो ये भी जरूरत होती है कि हमको सभी देशों के साथ में, सभी नहीं तो ज्यादातर कंट्री के साथ में हमको अपने रिलेशंस रखने होते हैं। तो उसमें एक तो होता है एम्बेसडर, राजदूत बोला जाता है, इमिशरी भी बोलते हैं उसको। ये एक पॉलिटिकली अपॉइंटेड होता है, मतलब ये कोई चुनाव लड़के नहीं आता। जिस पार्टी की भी सरकार होती है, वो अपने विश्वास पात्र आदमी को, जिसके ऊपर उसको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये, अगर मान लो किसी को रसिया में आज के दिन भेजा जाना है, तो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो सोचती है कि रसिया के साथ में रिलेशंस को और अच्छा बनाने के लिए हमारे पास, जिसको पूरे रसिया के साथ भारत के रिलेशंस पास्ट में कैसे रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी हो, तो ऐसे इंसान को हम राजदूत बना के भेज देते हैं। और भी कई सारे कंडीशंस हो सकती हैं। तो एक तो सबसे बड़ी जो पोस्ट है जो राजनीतिक रूप से अपॉइंटेड होता है, वो होता है राजदूत। जैसे हमने रसिया का भी, रसिया के जो कैपिटल है उसमें भी भेजा होगा, और अमेरिका की कैपिटल है वहां पर भी, और दूसरे भी चाहे अपने देश के रिलेशंस ठीक नहीं है तो जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी हमारा राजदूत
रहता था, लेकिन जैसे जैसे रिलेशंस अगर खराब होते हैं तो फिर उस टाइम में वापस बुला लेते हैं। तो इस तरह से हर देश में एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कह सकते हो कि राजनीतिक रूप से अपॉइंटेड, वो कोई सिविल सर्विसेज का अधिकारी नहीं है, वो राजनीतिक रूप से अपॉइंटेड है। ऐसे इंसान के नीचे फिर वो अकेला क्या करेगा, वहां पर उसका एक ऑफिस होगा, तो ऑफिस में उसको भी जैसे यहाँ पर इंडिया के अंदर हर मिनिस्ट्री के अंदर आईएएस अधिकारी होते हैं जिसको सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पे रहते हैं, जो कि कानून बनाने में हेल्प करते हैं डिपार्टमेंट वाइज। सिमिलरली इसी तरह से विदेशों के अंदर जब कोई राजनीतिक रूप से कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है तो उसके साथ भी काम करने के लिए तो अधिकारी चाहिए कि नहीं, ये बताइए। प्रियंका सुन पा रहे हो मेरी आवाज? तो बताओगे, नहीं तो कैसे पता लगेगा। तो इसी तरह से दूसरे देश के अंदर भी हमको राजनीतिक रूप से जो हमने भेजा हुआ कि किसी नेता को दूसरे देश के साथ संबंध बनाने के लिए, उसके साथ में कुछ अधिकारी भी रहते हैं, तो उस अधिकारी को हम इंडियन फॉरेन सर्विसेज से सिलेक्शन होता है उसका, आईएफएस, यानी कि जो यूपीएससी के थ्रू एग्जाम्स होते हैं वो, और जिसमें सबसे बेहतर परफॉर्म करता है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाता है, फिर उसके नीचे इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाते हैं। ये दोनों तो देश के अंदर काम करते हैं, लेकिन जो जो थर्ड नंबर पे आता है वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ये विदेशों में अपने राजदूत के साथ में, एम्बेसडर के साथ में काम करते हैं, वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के कैंडिडेट होते हैं। फिर एक और होता है जिसको इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज बोल दिया जाता है। ये रेवेन्यू मतलब इसका फाइनेंशियली जॉब होता है, और इंडिया के अंदर टैक्स, जीएसटी, इस तरह के पूरे इंडिया के अंदर या अपने जो रीजन में जहां पर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पर टैक्स कलेक्शन, जैसे इंडस्ट्रीज से जो टैक्स आने वाला है, बिजनेसमैन से जो टैक्स कलेक्शन है, और जो जॉब में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनसे जो टैक्स कलेक्शन है, उसके लिए नॉर्म्स वगैरह बनाना, नियम कानून बनाना, ये रेवेन्यू सर्विसेज देखते हैं और टैक्स कलेक्शन को इंश्योर करते हैं कि कितना टैक्स आए। ये क्लियर हो गया अभी? देखो, तीन तरह की सर्विसेज या चार तरह की सर्विसेज होती है जो जिनको सिविल सर्विस के नाम से बोला जाता है, जो देश के अंदर आपके प्रशासन को संभालती है। आवाज तो आ रही है बेटा साहब से? आवाज साफ है? अच्छा, तो आज नेटवर्क का इश्यू हो सकता है बेटा, और तो कोई कारण नहीं है। तो फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं कि भारत के अंदर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू चार सर्विसेज होती हैं जो भारत के अंदर का, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आईएएस अफसर होता है, वो डिस्ट्रिक्ट की उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़े पद के ऊपर होता है। इसका सब हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होगा और वो सबसे बड़ा पद है, बाकी सारे ऑफिसर्स उसके अंडर में काम करते हैं। सिमिलरली हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडियन पुलिस सर्विसेज से गया हुआ एक इंसान होता है, वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या फिर बड़े डिस्ट्रिक्ट में सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का तीसरा जो आता है हाईएस्ट रैंक के अधिकारी, वो जिसको कि आप इंडियन पुलिस सर्विसेज बोलते हैं, वो पुलिस फॉरेन सर्विसेज, सॉरी, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। अब ये देश से बाहर काम करता है, दूसरे देशों के साथ रिलेशंस को अच्छे बनाने के लिए। ये विदेशों की जो हर देश की कैपिटल है उसमें जिसके साथ हमारे जिन देशों के साथ संबंध अच्छे हैं वहां पर बैठता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। और इससे ऊपर एम्बेसडर होता है, राजदूत होता है, वो पॉलिटिकली अपॉइंटेड होता है, नॉमिनेटेड होता है, ये आपका एग्जाम्स देके जाता है।
फिर भारत के अंदर ही टैक्स से रिलेटेड नॉर्म्स बनाना, टैक्स कलेक्शन, जो पैसा जैसे सबकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसका एक लिमिटेशन की क्राइटेरिया रखा हुआ है। अगर उस ब्रैकेट से ऊपर जाता है तो देश में हमको सरकार को टैक्स के रूप में कुछ पैसा देना होता है। वो टैक्स के रूप में जो पैसा देते हैं वो तो सरकार देश में डेवलपमेंट के काम करती है। तो उससे रिलेटेड जो भी नॉर्म्स बना जाते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं वो बनाते हैं, और टैक्स के कलेक्शन से रिलेटेड सारे जिम्मेवारी इन्हीं के पास होता है। यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड। अब इसी तरह से जो स्टेट के अंदर, ये तो हमने बोला जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव यूपीएससी के थ्रू चुन के आते हैं उनकी बात है। अभी इनका ये आता है कि भाई कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में कैसे जाएगा, पुलिस सर्विस में कैसे जाएगा, क्योंकि एग्जाम एक ही होता है। इंडियन फॉरेन सर्विसेज में कैसे जाएगा, रेवेन्यू सर्विसेज में कैसे जाएगा, तो ये डिपेंड करता है उसका मेरिट के बेसिस के ऊपर। मेरिट प्लस में इंडिविजुअल की चॉइस, अगर दोनों कोरिलेट करती है, मैच करती है, तो फिर उसके बाद में उनका अपॉइंटमेंट होता है। सपोज करो कि किसी के मार्क्स भी अच्छे हैं और उसकी चॉइस, फर्स्ट चॉइस भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, तो उनका अपॉइंटमेंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होगा। वो किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर वगैरह जो शुरू में बनता है वो बता रहा हूँ, फिर बाद में तो काफी बड़ी पोस्ट तक पहुंच जाते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेगा। फिर अगर किसी की चॉइस इंडियन पुलिस सर्विसेज में है, पुलिस में जाना चाहता है और उसके मार्क्स भी उसी तरह के है, तो पुलिस सर्विसेज। थर्ड चॉइस आती है इंडियन फॉरेन सर्विसेज के विदेश सेवा के लिए जो जाना चाहता है, तो वो है। फिर जो सबसे कम मार्क्स होते हैं उनको इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में भेज दिया जाता है। यहां तक भी क्लियर हो गया होगा? हाँ, मतलब चॉइस प्लस में मेरिट में आपके मार्क्स, ये दोनों उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारे ऑफिसर्स क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो इनको अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है ना, केंद्र सरकार करती है। और ये केंद्र सरकार अपॉइंटमेंट जरूर करती है, लेकिन आपने ये भी देखा ना कि हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन स्टेट के अंदर करेगी। हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक आईएएस अफसर होगा जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होगा या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहिए, जो भी कहिए। और सारा इनका अपॉइंटमेंट ही नहीं, इनका प्रमोशन, आगे बढ़ने का तरीका और इनकी सैलरीज, इनकी तनख्वाह और इनकी पोस्टिंग, ट्रांसफर, ये सारा भी सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, जो देश की केंद्र सरकार है वो देखती है। और वो चाहे तो उसको स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट किया, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में लेके आ सकती है। तो ये सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास ना होकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। और कोई अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है, मान लो कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर है जो स्टेट के अंदर है, तो उसके ऊपर अगर उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस है, कुछ भी है, तो डिसिप्लिनरी एक्शंस जो लेना है वो भी केंद्र सरकार लेगी। कहने का मतलब, मान लो कि कोई हरियाणा में आईएएस अफसर पोस्टेड है, रेवाड़ी का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, और उसने कोई गलती की है, कोई डिसिप्लिनरी के मतलब इनडिसिप्लिन काम किया है, तो क्या एक्शन लेना है, उसको क्या पनिशमेंट देना है। अब बच्चे तो है नहीं क्या उसको मतलब कोई डांट देंगे, डंडा मारेंगे, तो उसका डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ एंट्री की जाती है जो उसके कैरियर प्रोग्रेशन के ऊपर असर आता है, आगे भविष्य में उसके प्रमोशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो वो भी सारे केंद्र की सरकार ही लेती है, क्योंकि इनका सिलेक्शन, इनका प्रमोशन, इनका अपॉइंटमेंट, इनके ट्रांसफर, इनके सारे काम केंद्र सरकार देखती है। और इनका डिसिप्लिनरी एक्शन लेना वो भी केंद्र सरकार के जुरिस्डिक्शन में ही आता है, उनकी जिम्मेवारी में आता है। तो दिस मीन्स दैट द की कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कहने का मतलब ये हुआ इनके ऊपर पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार का रहता है। और ना सिर्फ आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स, बल्कि एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है। मैंने बताया ना, जैसे
ये बताया था मैंने, एक तो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, फिर दूसरा मैंने बताया ये वाला इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। और ऐसे ही जैसे ये तो केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं, सिमिलरली हर स्टेट के अंदर में भी स्टेट सिविल सर्विसेज होते हैं, ठीक है ना। जैसे हरियाणा के अंदर ऐसे अफसर जो चुने जाएंगे वो आएंगे एचसीएस के थ्रू, हरियाणा सिविल सर्विसेज के थ्रू। ये ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू आए आईएएस, और ये वाले आएंगे स्टेट सिविल सर्विसेज। तो हरियाणा की सिविल सर्विसेज को हरियाणा सिविल सर्विसेज एचसीएस बोलेंगे। ऐसे ही मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज को एमपी सिविल सर्विसेज बोला जाएगा, राजस्थान सिविल सर्विसेज। तो यानी कि जैसे केंद्र सरकार की रहती है, ऐसे ही आपकी हर राज्य सरकार की भी सिविल सर्विसेज रहती है, जिसके बारे में हम आगे फेडरलिज्म है, जो कि आपका चैप्टर 11वीं से निकल गया है, आपने 10वीं में पढ़ा होगा, उसमें दे रखा था। यह थोड़ा बहुत आप को बता देंगे हम जब चर्चा उस चैप्टर का नंबर आएगा। वैसे तो डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो चैप्टर 11th क्लास में से अभी निकल चुका है, और अगर इस साल उसको इंक्लूड कर दिया होगा तो जरूर उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। मान लो कि किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट से होगा, कभी कभी स्टेट सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स वगैरह के पद पे आते हैं। तो इस तरह से आपके सिविल सर्विसेज काम करती हैं। और सिविल सर्विसेज के जो ऑफिसर्स है सबसे करीब माना जाता है कि जनता से, पब्लिक के प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि नेता लोग हैं वो तो ज्यादातर कैपिटल में बैठे होंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो दिल्ली में होंगे, तो ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये रेड टैपिज्म, यानी कि ये नौकरशाही में बिलीव करते हैं, ऑटोक्रेसी मतलब अपनी चलाते हैं, और लोगों की जो ग्रेवेंसेस को नहीं सुनते हैं, उनके दुख दर्द को समझते नहीं है। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि मतलब कई सारी जो जिनकी वास्तव में कोई पीड़ित है उनकी देखभाल करना, उसको इग्नोर करने की होती है। तो इसलिए इनको हमने क्या किया है, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के अंडर में रखा गया है, जो कि आपके राजनीतिक रूप कार्यपालिका है उसके अंडर में ये काम करते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ, अगर रेवाड़ी का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, अगर वो बात जनता की, पब्लिक के ग्रीवेंसेस को नहीं सुनता है, उनका रिड्रेसल नहीं करता है, उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं करता है, तो फिर जो रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने हुए जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा के सदस्य हैं, जो कि हरियाणा के अंदर जो विधानसभा है चंडीगढ़, उसमें जाकर यहाँ से जीतने के बाद वहां जाकर बैठते हैं। टोटल 90 विधानसभा के सदस्य हैं हरियाणा में। तो उसको आप जो रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना हुआ है उसके सामने बातें रखी जा सकती है, और वो एम्पावर्ड है, उसको इतनी शक्ति है कि ये जो सिविल सर्विसेज के थ्रू जो चुनकर आए हैं, इनको वो आदेश दे सकते हैं, काम करने के लिए बता सकते हैं। तो मतलब ये इतने बोलते हैं कि पीपल फ्रेंडली नहीं होते, लोगों के साथ इनका व्यवहार ऐसा देखने में नहीं आया, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस डायरेक्शन में सरकार की तरफ से भी काम किया जा रहा है, ताकि ये अच्छे से लोगों की समस्याओं को समझे, और जो लोग इनको ये जो अपने आप को पदाधिकारी बोलकर सोचते हैं कि पदाधिकारी हैं, ना समझ के ये अपने आप को सेवा के लिए एक सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के रूप में देखें कि हम जनता की भलाई के लिए बने हुए हैं। तो ये तो हुआ, आपने सिविल सर्विसेज के दो पहलू देखे कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होने वाला, और दूसरा है योगेश, मैं बेटा तुम्हें देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर पंचुअलिटी नाम की कोई चीज है नहीं।
अब देखो 15 मिनट का क्लास खत्म हो चुका, उसके बाद में तुम आगे और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट रुकोगे, उसके बाद में तुम चले जाओगे। तुम्हें लगता है कि शायद ऐसे अटेंडेंस लग जाती होगी और पता लग गया कि हाँ आज योगेश ने क्लास, ऐसा है नहीं। उसमें टाइम भी रिकॉर्ड होता है आपने कितनी देर के लिए किया। कल भी आपने ऐसा ही किया और हम डेली इस क्लास के बाद में देखते हैं, वैसे भी पता लगता है। तो इसमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। प्रियंका है कि जो पंचुअली एकदम जैसे क्लास स्टार्ट होती है उस टाइम आती है, जब तक क्लास चलती है तब तक रहती है पूरे 45 मिनट। तो ये अच्छी बात तो है नहीं। और ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसके अंदर जो मैं बोला जा रहा है, जो कहा जा रहा है, वो सारा भी रिकॉर्ड हो रहा है। आपके पास में जब आगे आपके एग्जाम्स होंगे तो उसमें भी मैं आपका ये रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा आपके पेरेंट्स को भी कि किस तरह से कितनी पीरियड के लिए ज्वाइन करता था, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम। तो अपने अंदर सुधार करो। क्या समझ में आएगा 45 मिनट के क्लास के अंदर आपने 15 मिनट पहले नहीं आए, 15 मिनट पहले बीच में लास्ट में नहीं रहे, सिर्फ 15 मिनट रहे, कैसे कोई समझा पाएगा टीचर आपको। तो ये बात कर रहे थे हम ब्यूरोक्रेसी, जो अपॉइंटमेंट हुए लोग हैं जिनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, इसको आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी बोल सकते हैं या ब्यूरोक्रेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी ऑफिसर्स के बारे में बात किया, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, आपकी स्थायी कार्यपालिका है, या फिर पॉलिटिकल सॉरी, या फिर आप ब्यूरोक्रेट्स भी बोल सकते हैं, यानी कि अधिकारी हैं। तो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है पूरा हो गया, और मैंने इस चैप्टर के हिंदी वालों के नोट्स का तो पीडीएफ बना दिया है और वो आज मैं डाल दूंगा। मैंने कहा था कल के लिए, लेकिन कल नहीं डाल पाया, अभी मैंने पीडीएफ बना दिया है। और इंग्लिश मीडियम में सिर्फ प्रियंका है। प्रियंका, मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ कि आप किस नंबर पे नोट्स चाहते हो। कल भी मैंने फोन नंबर, आप परसों शायद आपने पूछा था, मैंने बताया था। तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए मेरे फोन पे, ताकि मैं उसी में, आप अकेले हो इंग्लिश मीडियम का, तो आपके पास में, मैं आपके पास में नोट्स भेज पाऊं। ये इस चैप्टर का जो है पूरा, जो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर है एग्जीक्यूटिव, इसका पूरा डाउनलोड करके भेज देता हूँ, आप पढ़ पाओ, उसके नोट्स वगैरह तैयार कर पाओ। समझ पा रहे हो? तो बेटा करो ना, मैं एक मैसेज कर दो किस नंबर पे भेजना है। परसों भी मैंने कहा, आज जरूर कर देना। और फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 704227277214 पे। तो इस पूरे चैप्टर को हमने कर लिया है, और 3 चैप्टर इस तरह से कंप्लीट हो गए अपने। इसके बाद में एक चैप्टर और ले लेते हैं, फिर उसके बाद में देखते हैं कितने दिनों तक ये कंटिन्यूअस रखते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका लेजिस्लेचर के बारे में, विधायी का। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर तो जिसने अटेंड किए क्लास, मुझे लगता है कि उसमें तो, प्रियंका तुम्हें तो कोई डाउट नहीं होगा जितना पढ़ा है चैप्टर के बारे में कोई। हाँ, तो बाकी क्लास के अटेंड के ऊपर ही पता लगता है कि कितना बच्चे ने अटेंड किया। अगर नहीं अटेंड किया तो कोई तरीका भी नहीं है। अब नेक्स्ट चैप्टर है विधायिका। विधायिका को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे इसको एग्जीक्यूटिव्स बोला जाता है, कार्यपालिका इस चैप्टर में हमने बात की। तो इसमें हमने 2 तरह का बात किया, थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर नंबर नेक्स्ट 5 होगा। वैसे हमारी तरफ से 4th चैप्टर होगा, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर आपको कराया नहीं है, क्लास में ही कराएंगे ऑफलाइन, जब क्लास में हम बैठेंगे तब। तो हमने एग्जीक्यूटिव को पढ़ते हुए हमने 2 तरह के एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बात की। एक राजनीतिक कार्यपालिका, जिसको कि इंग्लिश में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स बोला जाता है। एक हमने बात की परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। अब उसको पॉलिटिकल क्यों बोला जाता है, इसको परमानेंट क्यों बोला जाता है, पूरा डिटेल्स में हमने डिस्कस किया कि पॉलिटिकली इलेक्टेड लोग होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं,
फिर हमने अलग अलग देशों के बारे में भी बात किया कि ना सिर्फ भारत में हमने बात की, फ्रांस की बात की, ब्रिटेन की बात की, उसके बाद में हमने जर्मनी की बात की। जर्मनी में जैसे प्रधानमंत्री को की पावर, अपने देश में प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर के पास में बराबर पावर है। हमने जापान की भी बात की। तो हमने बात की कि दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में। तुम्हारा भी ट्रेन का रिवीजन हो जाता है, कुछ इसको योगेश को भी समझ में आ जाएगा। और तो दो तरह के, एक तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स, एक रियल एग्जीक्यूटिव्स की बात की। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स का मतलब या नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसके पास में शक्तियां नहीं होती है, उसको नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स बोला जाता है। भारत में जैसे आपके मतलब शक्तियां ना होने का मतलब शक्तियां कम होती है, या जो भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उनका वो इस्तेमाल ना करके जो पॉलिटिकली डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं वो करते हैं, जिनको जनता चुन के भेजती है, प्रत्यक्ष रूप से वो करते हैं। तो भारत में इनडायरेक्टली अपॉइंटेड कौन है? चुने हुए लोग। देश का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है। इनको जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है, ये जनता न चुन के ये हम चुनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर को, विधायिका के सदस्यों को, हर स्टेट के अंदर एक जो विधानसभा है उसके सदस्यों को, और देश के लोकसभा के सदस्यों को, और राज्यसभा के सदस्यों को। राज्यसभा के सदस्यों को हम नहीं चुनते, कभी राज्यसभा के बारे में बात करेंगे तब कहेंगे। और ये जो लोकसभा के सदस्य या राज्य की विधानसभा के सदस्य, ये चुनाव में हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के में। यानी कि वो हमने नहीं चुने, इसलिए हमने उनको इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग कहा गया उनको, और उनको ज्यादा शक्तियां नहीं दी। कॉन्स्टिट्यूशन में तो पावर लिखा है उनके नाम से, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल पॉलिटिकली डायरेक्टली अपॉइंटेड लोगों के, जो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, उसके थ्रू उनकी पावर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने इस चैप्टर में प्राइम मिनिस्टर के नहीं, शुरू से बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के पावर के बारे में बात की कि देश के राष्ट्रपति के पास में क्या क्या शक्तियां हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में, और उनके अपॉइंटमेंट का तरीका, उनको रिमूवल के तरीका, कैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट होता है, चयन होता है, और उनको हटाया कैसे जाता है उसके बारे में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात की, उनके विशेषाधिकार के बारे में बात की कि विशेष अधिकार राष्ट्रपति के कौन कौन से हैं और काम क्या क्या करते हैं। फिर हमने बात की प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमने कहा कि वो भारत में वास्तविक कार्यपालिका है, रियल एग्जीक्यूटिव है, उसके पास में सारी शक्तियां जो कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के पास दी हैं, उनका असलियत में इस्तेमाल आपके देश में प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट कर दी है। फिर हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात की कि वो प्राइम मिनिस्टर के किस तरह से शक्तिशाली है, कि भाई वो तो कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनको कभी भी किसी को भी अपॉइंटमेंट कर सकता है, किसी को रिमूवल कर सकता है। वो देश को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे देशों के अंदर जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वहां पर वही जाते हैं, या वो अपनी तरफ से किसी को अपॉइंटमेंट करके भेजता है। हमने बात किया मीडिया के सामने सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, और देश के अंदर जितनी भी पॉलिसीज वगैरह बनाया जाता है वो पार्लियामेंट का, जो लोकसभा जो है, दो सदन है पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा, वो लोकसभा में सरकार का लीडर भी वही होता है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के अंदर सबसे मुख्य हेड ऑफ दी गवर्नमेंट होने के नाते कैबिनेट की जितनी भी मीटिंग्स बुलाई जाएंगी, कोई ऐसा मीटिंग नहीं हो सकता जिसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल नहीं हो सकता है कोई मिनिस्टर शामिल ना हो, चलेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शामिल ना हो ऐसी कोई मीटिंग नहीं होगी। दूसरा हमने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने, अगर आपको याद दिला रहा हूं पूरा, प्रियंका याद हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, कि प्राइम मिनिस्टर अगर रेजिग्नेशन दे देता है तो समझो कि उसकी पूरी कैबिनेट को, उसकी सरकार ही रेजिग्नेशन दे देती है, पूरी सरकार चली जाती है। याद आ रहा है, बोला था ये बात। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर रेजिग्नेशन देता है तो सिर्फ उस मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होगा, वो वैकेंसी अकेली खाली होगी, उसकी जगह दूसरे को चुना जा सकता है। तो ये तो हमने बात की थी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में हमने बात की थी कि भाई दोनों
एक नॉमिनल पावर वाला जिसके पास नाम मात्र की पावर है, दूसरा वास्तविक पावर वाला। अब फिर उसके बाद में हमने बात की थी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। अब मैंने फिर ये बताया सबसे पहले आपको कि इनको भाई परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स क्यों बोला जाता है, तो उसमें मैंने आपको समझाया कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव इसलिए बोला जाता है इनको क्योंकि ये एक बार सिलेक्शन होने के बाद में, मैंने बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू सिलेक्शन होता है स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों का, और एक बार सिलेक्शन होने के बाद में ये अपनी रिटायरमेंट की एज जो कि इनकी 60 या 62 ईयर्स ऑफ एज तक रहती है, तब तक अपने पद पर बने रहते हैं, जब तक कि इनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज ना हो, कोई भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं हो, या फिर मतलब इनको हटाने का जो प्रोसीजर है वो भी काफी डिफिकल्ट प्रोसीजर है, इतना जल्दी से इनको हटा भी नहीं सकते पद पे। फिर हमने बात किया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के काम क्या हैं, तो उसमें हमने दो तरह से परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स को बांटा। एक ऐसे एग्जीक्यूटिव्स जो देश में हर डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि जो जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, या फिर आपकी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री है, सभी मिनिस्ट्री के अंदर में काम करते हैं एज ए सेक्रेटरीज। और वो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, जो मंत्री है, उसको सलाह देते हैं और उनके अंडर में काम करते हैं। ये भी मैंने बताया कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स है उनके नियंत्रण में ये काम करेंगे, क्योंकि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी के अंदर में जो डायरेक्टली जनता जिनको चुन के भेजती है वो जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए उनके पास में ज्यादा पावर दी गई है। ये बात किया कि भाई वो एक काम हो गया उनका, देश के लिए पॉलिसी फ्रेम कानून बनाने में वो मिनिस्टर का हेल्प करते हैं। फिर दूसरा मैंने बताया कि कानून तो बन गया, फिर उसको बनाने के बाद देश में कानून को लागू करने के लिए भी आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि जैसे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर है। फिर मैंने हेलमेट वाली बात, मास्क वाली बात के थ्रू समझाया कि सोचो कि एक नियम बन गया है कि भाई मास्क पहनना जरूरी है, और अगर नहीं पहनते हैं तो आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जैसे कि मैंने पुलिस का एग्जांपल दिया, वो फाइन कर सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं। तो देश के अंदर एक तो इनका काम पॉलिसी मेकिंग का हो गया, दूसरा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का हो गया, जो नियम कानून बना दिए उसको लागू करना भी परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम है। फिर मैंने आपको समझाया इनका सिलेक्शन का तरीका क्या होता है, इनकी पोस्टिंग, ट्रांसफर, सैलरी, और ये सारा का सारा, चाहे ये स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, और ये सारी चीजों को देखभाल, इनको डिसिप्लिनरी एक्शन लेना, इनको पेनल्टी देना, पनिशमेंट देना, वो पूरे के पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिस्ट्रिक्शन में रहता है, केंद्र सरकार करती है। ठीक है, ये सारा बात हो गया था। अभी क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर तो बेटा। अब नेक्स्ट चैप्टर है लेजिस्लेचर के बारे में, विधायिका का है नेक्स्ट चैप्टर, और मुझे लग रहा है कि शायद आपका टाइम भी हो ही गया, 9:10 हो गया, और लेजिस्लेचर के बारे में कल बात कर लेंगे। आज कल नहीं, शायद कल, हाँ कल क्या वार होगा, तो ठीक है मंडे को बात करेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। लेकिन तुम्हारे, हाँ तुम मेरे पास में भूलना नहीं, अभी ही अपने कॉन्टेक्ट नंबर कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, एक इसका डाउनलोड करके भेज दूंगा इस चैप्टर ही, और हो सके तो दोनों तीनों चैप्टर के डाउनलोड कर दूंगा ताकि आप उसको पढ़ लें, राइट। और उनके टॉपिक्स, हेडिंग्स, नोट्स बना के अपने रजिस्टर में लिखते जाओ। वैसे तो शायद तुम्हारे पास पहले हैं पहले वाले चैप्टर के, लेकिन चैप्टर भी मैं भेज देता हूँ आपके पास। ठीक है, आप अलाउड है, एग्जिट कर सकते हो। ठीक है बेटा, दोनों एग्जिट कर सकते हो। योगेश तुम भी करो बेटा।